Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna, and in today's video we are going to continue with our chapter. So let's start. The American War of Independence, 1775 to 1783. England established its colonies in North America during 17th and 18th century. They were spread across 13 states. Peasants, artisans, traders, and other immigrated in large numbers from England to settle in these colonies. During the 18th century, the English Parliament passed laws to govern these colonies, but the colonies did not have the right to send their delegates to the Parliament. देखिए क्या हुआ यहाँ पर। इंग्लैंड जो था उसने अपनी कॉलोनीज बनाई नॉर्थ अमेरिका में 17th और 18th सेंचुरी के आसपास, और वो करीब 13 स्टेट्स पे वहाँ के 13 स्टेट्स पे फैले हुए थे, जिसमें पीसेंट्स, आर्टिशियंस, ट्रेडर्स और अदर इमिग्रेटेड भी शामिल थे इंग्लैंड से, जो कि वहाँ कॉलोनीज में सेटल हो रहे थे। ठीक है, 18th सेंचुरी के दौरान इंग्लिश पार्लियामेंट जो था उसने लॉस गवर्न किए इन कॉलोनीज के लिए। इनकी जो कॉलोनीज थी उनके पास ये राइट नहीं था कि वो अपने डेलीगेट्स को पार्लियामेंट पे भेज सके। द लॉस मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द टैक्सेस इट levied favored English traders and merchants, not the people living in the colonies. These people began protesting against this unfair treatment, coining the slogan "No taxation without representation." The 13 colonies raised the banner of revolt against England in 1744. They organized a joint meeting to their representatives in Philadelphia, which they called the Congress. The Congress petitioned King George III to give the colonies the right to make their own laws. The king saw this petition as a sign of rebellion and declared war on the American colonies in 1775. देखिए क्या हुआ। अब क्योंकि इंग्लैंड ने क्या किया था, वहां पर कॉलोनीज बना के रखी थी, अपनी कब्जा करके रखा था वहां पर को, ठीक है, वो जगह को, और वहां जो जो एरिया को उन्होंने मतलब कॉलोनीज बना के रखी थी, वो एरिया के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में अलाउड नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग थे वो ये चाहते थे कि उनके रिप्रेजेंटेशन, मतलब उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनके पार्लियामेंट पे हो, जो भी लॉज बनाए जाए तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉज थे, पार्लियामेंट जो लॉज बनाती थी और इंग्लिश ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के ऊपर मतलब जो लॉज वहां पर बनाई जा रही थी कॉलोनीज के लिए, वो इंग्लिश ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को ज्यादा फेवर कर रही थी, ना कि वहां रहने वाले लोगों को। तो वहाँ के जो लोग थे वो इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। उन्होंने स्लोगन निकाला, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर वहाँ वो रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई पर्सन अलाउ नहीं करते हैं तो वो टैक्स भी नहीं देंगे। इस तरीके का ये उन्होंने स्लोगन जो है वो यहाँ से निकाला। 13 कॉलोनीज जो थी उन्होंने इस इंग्लैंड के खिलाफ रिवॉल्ट का बैनर उठाया था 1744 में, और उन्होंने एक जॉइंट मीटिंग की थी फिलाडेल्फिया में, जिसको वो द कांग्रेस के नाम से कहते हैं। ये जो कांग्रेस थे वो उन्होंने पिटीशन दिया था किंग जॉर्ज 3 को कि वो कॉलोनीज को ये राइट दे कि वो अपना खुद का लॉ खुद बना सकें। जब किंग ने ये पिटीशन देखा तो उनको लगा कि वो क्या कर रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं, और फिर अमेरिकन कॉलोनीज के खिलाफ में वॉर जो था वो डिक्लेयर कर दिया 1775 में। The people living in the colonies decided to challenge England. Their Congress met for the third time in Philadelphia and declared America's independence from England on July 4, 1776. The author of the declaration was Thomas Jefferson. You can read a part of the Declaration of Independence here. देखिए अब क्या हो गया यहाँ पर। अब जो वहाँ पर लोग जो रह रहे थे उन्होंने भी इंग्लैंड को चैलेंज किया, और उन्होंने कांग्रेस की जो मीटिंग थी वो तीसरी बार फिलाडेल्फिया में बुलाई, और फिर डिक्लेयर कर दिया कि अमेरिका का मतलब अमेरिका जो है वो अब इंग्लैंड का गुलाम नहीं है, वो अब इंडिपेंडेंट है। जुलाई 4, 1776 को जो ऑथर थे जिसने डिक्लेरेशन किया था वो थे आपका थॉमस जेफरसन। उनका जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसका कुछ पार्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अमेरिका won the war against England in 1718, taking the help of France. George Washington,
who led the American army to victory, was elected the first president. The United States of America announced a republican constitution where people elect the president that same year. Among the architects of the constitution was Thomas Jefferson, who was deeply influenced by the ideas of Locke and Rousseau. Their efforts ensured that the American Constitution included the rights of citizens, a federal system of government which gave a lot of powers to the state, separation of powers, executive, legislative and judiciary etc. देखिए क्या हो गया, जब वॉर हुआ तो अमेरिका जो थी उसने वॉर जीता इंग्लैंड के खिलाफ 1781 में फ्रांस की हेल्प से। जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जो अमेरिकन आर्मी को लीड कर रहे थे, उनको पहला प्रेसिडेंट जो है था वो इलेक्ट किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो थे उसने रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस किया उसी साल। उसमें से जो आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जैसे कि आपका थॉमस जेफरसन, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे लॉकी और रोसे के आइडियाज से। तो उन्होंने इंश्योर किया कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिटीजन्स को राइट मिले, एक फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम हो और स्टेट के पास में भी पावर हो, ठीक है, और साथ में सेपरेशन ऑफ पावर्स भी किया। मींस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी की तरह अलग पावर को अलग अलग सेपरेट कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रॉम 1789 to 92 followed the English Revolution and the American War of Independence. It is considered to be among the events that had the most wide-ranging impact on the world history. देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो 1789-92 में हुआ इंग्लिश रेवोल्यूशन के बाद में, और जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसके बाद हुआ, ठीक है। इसको माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में इसकी वजह से। लाइक इंग्लैंड, फ्रांस वॉज एन ऑथोरिटेरियन स्टेट in the 17th century. Here too the king followed the practice of taking permission from the representatives of the people before levying a new tax. An assembly called the States General used to be convened for the purpose. French society was divided into three segments or states at the time. The first state was the clergy, the priest of the Catholic Church. The second was the nobility, the aristocratic landowners. The third was the common people, lawyers, traders, artisans, peasants, laborers, etc. In terms of numbers, there were very few people belonging to the first two states, 2.5% of France population, while the rest 97.5% was the third states. ठीक है, देखिए इंग्लैंड की ही तरह फ्रांस भी जो था वो भी एक ऑथोरिटेरियन स्टेट था, ठीक है, ऑथोरिटेरियन स्टेट था 17th सेंचुरी में। यहाँ भी राजा जो था वो कोई भी लॉ बनाने से पहले, कोई भी टैक्स लिवाइव करवाने से पहले लोगों को रिप्रेजेंटेटिव से उसको परमिशन लेनी पड़ती थी, या उस वक्त पे मतलब जो वहाँ पर जो असेंबली थी उसको स्टेट्स जनरल के नाम से जाना जाता था। और उस वक्त पे ये जो स्टेट्स थे वो करीब 3 स्टेट्स थे। पहला स्टेट था द क्लर्गी, ठीक है, जिसमें जो कि प्रीस्ट लोग रहते थे कैथोलिक चर्च के। सेकेंड थे जो नोबिलिटी, जिसमें कि लैंड अरिस्टोक्रेटिक लैंड ओनर्स वगैरह रहते थे। और तीसरा था कॉमन पीपल वाला, जिसमें सारे जो भी लॉयर्स एंड ट्रेडर्स हैं, आर्टिशंस हैं, पीसेंट्स, लेबर्स, ये सभी लोग आ जाते थे। इनमें से बाकी के जो फर्स्ट के जो 2 थे उसमें से सिर्फ 2.5% जो लोग थे वो सिर्फ रिप्रेजेंट करते थे, बल्कि अगर देखा जाएगा तो जो थर्ड वाले में थे वो उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, करीब 97.5% फ्रांस की पॉपुलेशन जो थी वो तीसरे कैटेगरी में ही आती थी। The people of the first 2 states enjoyed a certain legal privileges. For example, they did not have to pay any taxes, nor did they have to do forced labor for the crown. The priest also levied teeth or religious tax on the people. Since most of the senior clergymen were from the ranks of the nobles, the interest of the first 2 states usually coincided. अब देखिए क्या होता था, पहले जो 2 स्टेट्स पे जो लोग आते थे उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे, जैसे कि उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, इस तरीके के प्रिविलेजेस उनको मिलते थे। जो प्रीस्ट थे उनको भी रिलीजियस टैक्स जो थे वो लोगों पर लगाते थे, और मतलब ज़्यादातर जो वहाँ पर के जो सीनियर क्लर्गी मैन थे वो नोबल्स में रैंक करते थे, तो उनको भी
टैक्सेस जो थे वो पे नहीं करने पड़ते थे, जो इंटरेस्ट था वो उनको नहीं कर देना पड़ता था. Each state voted as a block in the states general. So any proposal proposal that was supported by the first two states was passed by the assembly. The third state, which represented 97.5% of the people, could not get any proposal passed unless it had the support of at least one of the two states. Thus, while the decision of tax was in the hands of the first two states, it was the third state that bore the weight of the taxation. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर. जो स्टेट्स, जो वहां पर की जो स्टेट्स थी, उसमें जो फर्स्ट दो कैटेगरी के अगर कोई लॉस पास करने होते थे, तो जो अगर फर्स्ट दो स्टेट के लोग अगर वो उसके लिए मान जाते थे, तो जो लॉ था वो पास हो जाता था. वहीं अगर थर्ड स्टेट की बात की जाए, जिसमें कि 97.5% लोग मतलब शामिल थे, अगर उनको कोई प्रपोजल पास करवाना रहता था, तो उनको उनके पास में एटलीस्ट किसी अदर टू स्टेट में से किसी एक का सपोर्ट होना चाहिए, तभी वो जो टैक्स मतलब जो भी प्रपोजल है वो पास हो सकता था. तो अगर यहाँ पर जो टैक्स लगता था वो यहाँ पर क्या हो रहा था कि पहले फर्स्ट दो स्टेट्स वाले जो थे, उनके हाथ में टैक्स का डिसीजन होता था. वहीं पर जो थर्ड स्टेट वाले हैं, जो थर्ड कैटेगरी वाले हैं, उनको ये जो टैक्सेशन था उसका वेट जो है वो उनको उठाना पड़ता था. ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम यहाँ से पढ़ेंगे बाय द टर्न ऑफ द 18th century. थैंक यू.